So now continuing with the chapter BOP, balance of payment. Here now we are starting the next topic of this. This is autonomous items and accommodating items. Autonomous items and accommodating items. So the autonomous items of BOP are those items which take place due to the profit maximization. किन्हीं भी दो देशों के बीच में ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि प्रॉफिट मोटिव से करी गई है, पैसा कमाने के उद्देश्य से करी गई है, किन्हीं दो देशों में ना, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस आइटम्स। यानी कि आपने कुछ भी बेचा, खरीदा, ना, आप प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं, भले आप करना चाह रहे हैं, भले विदेशी करना चाह रहा है, जो भी आपके बीच में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनसे आप प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोनोमस आइटम्स। और इन आइटम्स का एक नाम और भी है, that is above the line items. Okay, autonomous items are also known as the above the line items, and these take place due to the profit maximization, are known as the autonomous items of the BOP. Okay, next one is the accommodating items. Accommodating items are those items which do not take place due to the profit motive. ठीक है, जो कि आप प्रॉफिट मोटिव से, पैसा कमाने के उद्देश्य से या बिजनेस करने के उद्देश्य से ट्रांजैक्शंस को नहीं कर रहे हैं, वो कहलाती है एकोमोडेटिंग आइटम्स। जैसे कि अगर आपको बीओपी के डेफिसिट को करेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे? बीओपी में डेफिसिट हो रहा है, यानी कि हमारी पेमेंट ज्यादा है, रिसीट्स कम है, तो आप क्या करेंगे? अपने कुछ एसेट्स, संपत्ति बेचेंगे या आप उधार लेंगे ना? तो ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि बीओपी को करेक्ट करने के लिए करी गई हैं और प्रॉफिट मोटिव से, बिजनेस के उद्देश्य से, पैसा कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करे गए हैं, उनको बोलते हैं हम एकोमोडेटिंग आइटम्स। और इनका नाम एक और भी है, दैट इज बिलो द लाइन आइटम्स। इस नाम से आता है तो बच्चे जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये क्या कहता है? अबव द लाइन। जैसे इसमें accommodating items के एग्जांपल दिए हुए हैं, the sources that is for compensating capital transactions which are meant to correct a disequilibrium in the autonomous items of BOP, जो कि BOP के डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए ट्रांजैक्शंस करे गए हैं, उसको हम बोलते हैं accommodating items. For example, if there is a current account deficit in the BOP, then this deficit is settled by capital inflow from abroad. अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है? कल आपको मैंने करंट अकाउंट पढ़ाया था, क्या मतलब है करंट अकाउंट डेफिसिट का? रिसीट्स कम है, पेमेंट ज्यादा, मींस इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है, गुड्स का भी, सर्विसेज का भी, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का भी ना, वो कम है, रिसीट्स कम है और पेमेंट ज्यादा है। तो अब मुझे उसको करेक्शन तो करना पड़ेगा, पेमेंट तो करनी पड़ेगी भैया विदेशी, भले मैं उधार लूं, भले अपने को संपत्ति बेचूं, कुछ भी करूं, मुझे विदेशी को पेमेंट तो करनी है ना। जब हम 1990 में, जब हमने बहुत समय तक इंपोर्ट बिल की पेमेंट नहीं करी थी और हमें कोई भी देश उधार देने को तैयार नहीं था, उस स्थिति में हमें IMF ने लोन दिया था $7 बिलियन का, और साथ में ये शर्त रखी थी कि आप अपने देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को वेलकम करेंगे, मतलब आप उसको इजाजत देंगे, आप उसकी परमिशन देंगे ना। तो क्यों? क्योंकि हमें कोई देश लोने को तैयार नहीं था। तो यानी कि आपको पेमेंट तो करनी ही पड़ती है, भले अगर आप कितना इंपोर्ट करें, आपके पास पैसा हो या ना हो। ये भले सरकार की अपने देश के एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या फिर जो हमने इंपोर्ट किया है विदेशों से, पेट्रोल इंपोर्ट किया है, सामान इंपोर्ट किया है, तो कुछ भी हो, पेमेंट तो उसकी करनी पड़ती है, भले आप उधार ले, भले जो मर्जी है, पेमेंट तो करनी है, आप उसको ड्यू नहीं रख सकते ज्यादा टाइम तक। तो जब ऐसी ट्रांजेक्शन्स करी जाती हैं जो कि ये करंट अकाउंट की डेफिसिट को कंपनसेट करने के लिए करी जाती है, भले आपने बोरोइंग्स ली है, भले आपने FDI आया है, या फिर आपने जो है वो किया है, क्या नाम है, एसेट्स कोई सेल करे हैं, रिडक्शन इन एसेट्स हुआ है, कि चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हुआ है, कुछ भी ऐसी ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो कि बीओपी के करंट अकाउंट की डेफिसिट को कंपनसेट करने के लिए करी गई है, वो कहलाती है एकोमोडेटिंग आइटम्स। ठीक है, समझ में आई बात पूरी? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन भी दे रखा है। अच्छा, इससे पहले द सोर्सेज टू यूज टू मीट डेफिसिट इन बीओपी, हम कौन कौन से सोर्सेज को यूज करते हैं डेफिसिट को मीट करने के लिए? पहला है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हम कई फॉरेन करेंसी बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं।
बोरोइंग्स फ्रॉम IMF और द फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटीज, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है, या फिर वर्ल्ड बैंक है, इनसे हम जो है अपना उधार लेते हैं। तो वो किसके लिए करा गया है? इस एकोमोडेटिंग आइटम्स को, सॉरी, ऑटोनोमस आइटम्स को कंपेंसेट करने के लिए करा गया है, उनको हम बोलते हैं एकोमोडेटिंग आइटम्स। बहुत बार ये क्वेश्चन 3 नंबर में 4 नंबर में आ जाता है, पूरा चैप्टर यूनिट ये 6 नंबर का है, कई बार खाली इसी को चॉइस में 3 नंबर देते हैं। कितना आसान पॉइंट है देखिए, ऑटोनोमस आइटम्स, एकोमोडेटिंग आइटम्स। तो अगर आप बीओपी के छोटे छोटे क्वेश्चन से, बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, तो आप इजिली इसको जो है कवर कर सकते हैं, इसके मार्क्स ना। वैसे जनरली 3 मार्क्स का आता है, कोई सब प्रपोर्शन जरूरी नहीं है कि ये 3 नंबर का ही आए, हो सकता है वो 6 नंबर का पूरा फॉरेन एक्सचेंज रेट में से ही दे दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये हो सकता है 6 नंबर का ही इसे उठा के करके दे दें। तो ये जो है आपके लक है कि पेपर कैसा आ रहा है, सब कुछ लक पे डिपेंड करता है, आपकी कॉपी कहाँ पे चेक होती है, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर लक। Now, the last topic in this, deficit in the BOP. There is a little possibility for the BOP to be in equilibrium during a given period of time. Disequilibrium in BOP of a country may be either in the form of deficit or as a surplus. A surplus in BOP does not pose much a problem. However, deficit often creates difficult problem in the economy. ऐसा कभी-कभी होता है हमारे BOP में कि हमारा BOP सरप्लस आए ना। सरप्लस में तो प्रॉब्लम्स कम होती हैं, लेकिन डेफिशिट में प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि उस डेफिशिट को पूरा करने के लिए सरकार को लायबिलिटीज भी क्रिएट करनी पड़ती हैं और कई बार अपने एसेट्स को भी रिड्यूस करना पड़ता है, यानी कि वो कैपिटल अकाउंट को अपने उसमें चेंजेस लेकर के आते हैं, और उन ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं एकोमोडेटिंग आइटम्स। तो डेफिशिट इन बीओपी account arises when total inflows on account of autonomous transactions are less than the total outflows on account of such transactions, यानी कि जब हमारे रिसीट्स कम होंगे, पेमेंट ज्यादा होंगे, तो बीओपी में डेफिशिट हो जाएगा। तो ये है हमारा अब तक का ये सिलेबस मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसको कि हमने इसमें अब कंप्लीट कर दिया है।